गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स, यानी हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो मॉडल्स रिप्रेजेंट किए थे, दैट इज थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल। हमने देखा था लास्ट टाइम पर कि बोहर मॉडल में जो भी हमारे पास शॉर्टकमिंग्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हमने टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज को इंक्लूड किया है, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल्स मॉडल। और वो जो थ्योरीज हमारे पास में हैं जिनकी हेल्प से हम बोहर मॉडल के जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको हम यहाँ पे ओवरकम करने की ट्राई करेंगे। वो दो थ्योरी कौन कौन सी हैं, दैट इज नंबर वन इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस and number two is Heisenberg uncertainty principle। बात समझ में आ रही है कि जो भी हमारे पास में किसी एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो बोहर मॉडल रिप्रेजेंट किया था, जिसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, उस बोहर मॉडल में भी जो भी आपके पास शॉर्टकमिंग्स थी, उसकी जो लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हमने टू डिफरेंट थ्योरीज को अटेम्प्ट किया है, जो कि आपकी है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहां पर हम फर्स्ट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरी हमारे पास में किस तरह से अटेम्प्ट हुई, क्यों हमारे पास में सामने आई ये थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में बात करने से पहले हम बता दूं आपको कि ये थ्योरी दी गई है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के लिए। किसके लिए दी गई है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के लिए, कि जो भी हमारे पास में मैटर होता है उसका ड्यूअल नेचर होगा हमेशा। ठीक है, क्यों समझते हैं इस बात को कि जब हम 1905 तक की बात करते हैं तो वहां पे हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास में लाइट होती है, यानी कि रेडिएशंस के फॉर्म में जो लाइट हमारे पास होती है, उसका नेचर कैसा होता है? वेव नेचर होता है। 1905 तक हमने ये डिस्कस किया कि जो भी हमारे पास लाइट है, रेडिएशन का नेचर कैसा होता है? वेव फॉर्म में वो हमेशा ट्रेवल करती है, वेव फॉर्म उसका नेचर होता है। बट 1905 के बाद से जब हमने पढ़ा किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इसको पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो हमने समझा कि लाइट का नेचर जो है वो आपका पार्टिकल नेचर भी होता है। कैसा होता है? पार्टिकल। समझे? तो 1905 से पहले हमें ये पता था, ये दुनिया को पूरी को ये पता था कि आपकी जो लाइट होती है उसका नेचर कैसा होता है? वेव नेचर होता है। बट 1905 के बाद जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर 1905 के बाद हमने क्या देखा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखा कि लाइट का नेचर वेव नेचर ही नहीं होता, पार्टिकल नेचर भी होता है। यानी हमने क्या कहा, या आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1905 के बाद में ये सजेस्ट किया हमें कि लाइट जो होती है उसका नेचर भी कैसा होता है? ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या सजेस्ट किया 1905 के बाद कि लाइट जो है उसका नेचर ड्यूअल होगा। ड्यूअल मतलब टू टाइप्स का, वेव भी और पार्टिकल नेचर भी होगा। ठीक है, ये हमारे पास में एक थ्योरी थी किसके बारे में? रिगार्डिंग टू द लाइट। ठीक है, 1905 में आइंस्टीन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि लाइट का नेचर आपका वेव नेचर ही नहीं होता बल्कि पार्टिकल नेचर भी होता है। ये हमने डिस्कस किससे किया था? हमने देखा था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो 1905 से पहले तक तो हम मानते थे कि लाइट का नेचर कैसा होगा? वेव नेचर। लेकिन उसके बाद जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा तो हमें पता लगा कि लाइट का नेचर पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने हमें सजेस्ट कर दिया कि लाइट का नेचर ड्यूअल होगा, यानी कि पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों टाइप के नेचर उसके हो सकते हैं। ठीक है, इसी की बेसिस पर जब हमने यहाँ पे एक सजेशन दिया लाइट के बारे में कि लाइट का नेचर कैसा है? वेव एज वेल एज पार्टिकल, तो इसी के बेसिस पर डी ब्रोगली, ठीक है, इसी के बेसिस पे डी ब्रोगली ने 1924 में कहा कि जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं, जो भी आपका मैटर होता है, वो भी आपका ड्यूअल नेचर का होता है। कैसा होता है? ड्यूअल नेचर का, यानी कि पार्टिकल एज वेल वेव नेचर इनका होगा। ठीक है,
क्या कहा डी ब्रोगली ने आपसे ये कहा, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डी ब्रोगली ने आपसे ये कहा कि जितने भी आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनकी साइज बहुत स्मॉल होती है, इन सभी का नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर होता है। कैसा होता है? ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। हालांकि इस थ्योरी के पीछे कोई भी आपके पास में एक एक्सपेरिमेंट नहीं है जो इसे प्रूव करे। दैट्स वाई हम डी ब्रोगली को क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। क्या बोल रहे हैं? हाइपोथेसिस। मतलब इस चीज का जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है वो आपका ड्यूअल नेचर का है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, इसके बारे में कोई भी साइंटिफिकली प्रूव आपके पास नहीं है। दैट्स वाई हमने डी ब्रोगली को कहा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो डी ब्रोगली ने जब आपको ये कह दिया कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग आपका जो भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो सब क्या होंगे? ड्यूअल नेचर के होंगे, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को हमने कहा डी ब्रोगली स्टेटमेंट। तो देखिएगा डी ब्रोगली स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ये है आपके पास, ऑल मटेरियल पार्टिकल मूविंग possesses wave characteristic। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि जितने भी आपके मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनका नेचर मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स हैं उनका नेचर पार्टिकल तो है ही, एज वेल जब वो मूव करते हैं तो वो पॉजेस करते हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने कह दिया कि कोई भी मटेरियल हो, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, उसका नेचर पार्टिकल तो होगा ही होगा, एज वेल उसका वेव नेचर भी होगा। इट मीन्स ईच एंड एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैटर, तुम, हम, बोर्ड, ये आपका पेन, सबका नेचर कैसा होता है? ड्यूअल होता है। ये पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, साथ में वेव फॉर्म में भी मूव करते हैं। जब भी मूव करते हैं तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? वेव फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बात कही डी ब्रोगली ने, इसे हम कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि 1905 से पहले लाइट को कहा गया था कि वो वेव नेचर है, बट 1905 में आइंस्टीन ने सजेस्ट किया कि लाइट का नेचर भी ड्यूअल होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इसी बेसिस पे डी ब्रोगली ने कह दिया कि ईच एंड एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका नेचर आपका पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों होता है। तो डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया, इसे कहा गया कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स मूविंग पॉजेसेस वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद में इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको समझ में आया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? अब देखिए, इन्होंने जो रिलेशन दिया, डी ब्रोगली ने जो हाइपोथेसिस दिया, उसमें क्या कहा देखिए, उसमें इसने रिलेशन दिया कि कोई भी हमारे पास है, मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका मास क्या होगा? m। ठीक है, और वो आपका मूव कर रहा है, मास m है उसका, मूव कर रहा है विद अ फिक्स वेलोसिटी जो कि आपकी v है। क्या है? v। तो यहां पे इसका मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम यानी कि p जो होगा वो होगा आपका मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसका अपना एक डेफिनेट मास है, वो एक v सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया? m इंटू वी हो गया। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने कहा कि इससे एसोसिएट इसकी जो वेवलेंथ है, पार्टिकल वेवलेंथ, उसको इन्होंने रिलेट किया कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा आपका? h अपॉन एम वी, यानी कह सकते हैं h अपॉन पी। ये रिलेशनशिप इन्होंने दिया है, किसने? डी ब्रोगली ने। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को हम कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ पे आपको पता लगेगा होगा कि h क्या होगा? h होगा यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट। देखिए, रिलेशनशिप में जो इन्होंने बताया है वो क्या बताया कि लैम्डा क्या है इसकी, इस पर्टिकुलर पार्टिकल जो है उसकी क्या है? वेवलेंथ है, इससे एसोसिएट वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है आपको पता ही है,
किसी भी मूविंग बॉडी जो आपका वेव फॉर्म में मूव कर रहा है उसकी कोई भी नेबरिंग टू क्रेट्स और थ्रो के बीच की डिस्टेंस होती है लैम्डा, बताया था आपको, ठीक है। अब ये मोमेंटम में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, होगा ही, ठीक है। जितनी स्पीड से वो मूव करेगा उतनी ही वहां पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, पता ही आपको, तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन साइन हटाते हैं तो हमारे पास में क्या रहता है, कांस्टेंट, जो कि क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आप लोगों को पता ही है 6.62 × 10⁻34 जूल इनटू सेकंड। अब ये रिलेशनशिप जो है वो हम कैसे डिराइव करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, कैसे हमारे पास में रिलेशनशिप आया है, इसको डिराइव भी करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि कोई भी वेव्स जो कि आपकी एसोसिएटेड है विथ मैटर, डी ब्रोगली ने क्या कहा कि कोई भी मैटर जो है ना वो आपका पार्टिकल नेचर तो है ही, लेकिन जब भी वो आपका ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो किस कैरेक्टरिस्टिक से मूव करता है, वो आपका वेव से। तो जितनी भी वेव्स हैं जो आपकी एसोसिएटेड है विथ मैटर, नोन एज मैटर वेव्स, उन्हें क्या कहेंगे, मैटर वेव्स कहेंगे या फिर डी ब्रोगली वेव्स कहेंगे। बिकॉज डी ब्रोगली ने ये आपको स्टेटमेंट दिया कि जो भी आपके वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी एसोसिएट करती हैं मैटर के साथ, ठीक है, कोई भी मैटर जब आपका वेव फॉर्म में ट्रैवल या मूव करता है तो उस मैटर वेव्स, सॉरी उन वेव्स को हम क्या कहेंगे, मैटर वेव्स कहेंगे या फिर डी ब्रोगली वेव्स कहेंगे। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका है वेवलेंथ एसोसिएट विद अ पार्टिकल, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है, और पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा, जब कोई बॉडी या कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आपका हैविंग डेफिनेट मास और एक ट्रैवल करता है सर्टेन वेलोसिटी के साथ, तो वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एंड एम क्या है, उसका मास है, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप हुआ जो हमें दिया गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। अब हम इसे डिराइव करेंगे कि ये हमारे पास रिलेशनशिप आया कहां से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम डिराइव करते हैं कि ये हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो कहां से आपका आता है। देखिए सबसे पहले बात करें हम अकॉर्डिंग टू, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी। तो प्लांक ने कहा था कि कोई भी बॉडी जब आपका उसके पास में जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसी की फ्रीक्वेंसी के। पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अपन ने कि एनी बॉडी, एनी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसमें उसकी एसोसिएट एनर्जी जो होती है वो उसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी हमारे पास क्या जाएगा, E इज इक्वल टू, जैसे हम यहां से हटाएंगे साइन किसका, प्रोपोर्शनल का, तो आ जाएगा एच न्यू। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, तो आइंस्टीन ने जो एनर्जी दी आपको वो कितनी दी, E इज इक्वल टू mc²। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2 है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है हमारे पास में, एच न्यू इज इक्वल टू mc², ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी हमारे पास एनर्जी कितनी है, एच न्यू, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कितना है, mc²। तो ये हो गया हमारे पास में रेडिएशंस की एनर्जी हो गई, एच न्यू इज इक्वल टू mc²। न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में पता कितनी होती है, c/λ, है ना। एज वी नो न्यू कितना होता है, c/λ, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू mc²। सी से सी क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया h/λ इज इक्वल टू mc। क्या आ गया, h/λ इज इक्वल टू mc यहां पर आ गया है। अब देखिए यहां से क्या निकालेंगे, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास में, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mc हमारे पास में कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है किसके लिए की है बच्चों, रेडिएशन। रेडिएशन किस फॉर्म में हमारे पास में, लाइट के लिए। तो ये इक्वेशन 3 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है बच्चों, इक्वेशन 3 इज वैलिड फॉर फोटोन। फोटोन मतलब यहाँ पे हमने जो रेडिएशन ली है वो किस फॉर्म में ली है, लाइट के फॉर्म में ली है, ठीक है। अब डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली ने इसी इक्वेशन में जो मास ऑफ लाइट है एंड मास ऑफ लाइट है या फिर
स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे c क्या है, देखिए बच्चों इक्वेशन 3 में c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, m क्या है, मास ऑफ लाइट, ठीक है। अब डी ब्रोगली ने क्या किया, इक्वेशन 3 में मास ऑफ लाइट को तो कर दिया रिप्लेस किससे, मास ऑफ मैटर से, और स्पीड ऑफ लाइट को भी किससे रिप्लेस कर दिया, वेलोसिटी ऑफ मैटर से। मतलब जो भी लाइट का यहाँ पे पार्ट था, लाइट की स्पीड थी और लाइट की जो भी यहाँ पे मास था, उसको डी ब्रोगली ने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, मास ऑफ मैटर के साथ एंड मास ऑफ स्पीड ऑफ मैटर के साथ में रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और वी नो दैट कि मास इनटू वेलोसिटी कितना होता है, मोमेंटम। तो हमारे पास में ये इक्वेशन डिराइव हो जाती है, जहां पे वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम के क्या है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमारे पास एनर्जी ये रही, हमारे पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी ये रही, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन किया, हमारे पास ये आया, सी से सी कैंसिल हुआ, न्यू की वैल्यू पुट करने के बाद तो हमारे पास में एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, एम सी आया, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा में कैलकुलेट कर लिया, एच अपॉन एम सी, सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, एम क्या है, मास ऑफ लाइट। यानी एक तरह से समझे तो क्या है कि ये हमारे पास में इक्वेशन 3 जो आई है, ये आपकी वैलिड होती है फॉर फोटॉन्स। फोटॉन्स यानी कि जहां पे हमने रेडिएशन जो यूज की है वो की है अकॉर्डिंग टू द लाइट की। मैंने कहा था आपसे क्वांटाइज, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी अगर हमारे पास लाइट के फॉर्म में होते तो उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 किसके लिए, फोटॉन्स के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे हमने मास ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट को मैटर से चेंज कर दिया, तो हमारे पास में एम इंटू क्या आ गया, वी आ गया, एम इंटू वी को हम मोमेंटम कहते हैं, तो हमारे पास में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हमारे पास में इक्वेशन डिराइव हो चुकी है। तो ये हमारे पास में रहेगी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इक्वेशन रहेगी, ठीक है, जिसकी हेल्प से इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं इसका यूज। हो गया, चलिए देखिएगा, डेरिवेशन ऑफ बोहर पोस्टुलेट्स, बोहर पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन of quantization of angular momentum। हमने बोहर का एक पोस्टुलेट डिस्कस किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कितना होता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये हमारे पास में पोस्टुलेट हमने डिस्कस किया था बोहर का। अब इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, वो डिराइव हम करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के रिलेशनशिप से, ठीक है। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कह सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन की। इसकी हेल्प से हम बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसका एक पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम, उसे हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, अब जब हम बात करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन की, तो हमें पता है कि मान लीजिए हमारे पास में ये एक ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। मूव कैसे करेगा, आपका वेव फॉर्म में। कैसे मूव करेगा, वेव फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। देखिए दो तरह के यहाँ पे मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। देखिए ये आपका एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम डी ब्रोगली रिलेशनशिप की हेल्प से बोहर का एक पोस्टुलेट था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, इसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन आपका एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका नेचर दोनों होगा, क्या होगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो ये वेव फॉर्म में या वेव फॉर्म में आपका ट्रेवल कर रहा है ऑर्बिटल, सर्कुलर ऑर्बिटल के चारों ओर, ठीक है।
यहाँ पे मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट कैसा है बच्चों, सर्कुलर, इस सर्कुलर ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब देखिए ये आपका इन फेज मूवमेंट है। इन फेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी आपका मूवमेंट आ रहा है उसमें जो क्रेस्ट एंड थ्रो दोनों एंड्स जो हैं वो आपके बिल्कुल सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। जबकि इसमें देखिए दोनों एंड्स यानी क्रेस्ट और थ्रो जो है वो मैच नहीं कर रहे एक तरह से, दोनों एंड, ठीक है। तो दोनों एंड मैच नहीं करते तो बोलेंगे आउट फेज मूवमेंट। क्या बोलेंगे, आउट फेज ऑफ मूवमेंट। तो एक तरह से जब आपका इन फेज ऑफ मूवमेंट चल रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट पे वेव फॉर्म में मूवमेंट चल रहा है, तो वहां पे हम कहेंगे कि इसका जो सर्कमफेरेंस है, किसका, ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस जो है, ठीक है, वो इक्वल होगा इसके इंटीजर ऑफ वेवलेंथ के, मल्टीपल इंटीजर ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होगा। अब सर्कमफेरेंस किसी भी ऑर्बिट का कितना सर्कुलर फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे, इसे 2 पाई r होगा, इज इक्वल टू जाएगा n लैम्डा, ठीक है। क्या कहेंगे कि जब भी किसी न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल, सर्कुलर ऑर्बिटल पे वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, दो तरह से ट्रेवल कर सकता है, इन फेज और आउट फेज। इन फेज का मतलब जब दोनों एंड्स बिल्कुल सिमेट्रिकली मिले वहां पर, इस तरह से इन फेज होगा, और जब दोनों मूव्स यानी क्रेस्ट और थ्रो दोनों एंड्स होते हैं वो आपके इससे मैच ना करे एक तरह से, तो उसे आउट फेज करेंगे, ठीक है। इन फेज जब आपका है तो यहाँ पे इसका जो ऑर्बिटल है सर्कुलर ऑर्बिट, इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस है यानी कि 2 पाई r वो इसके मल्टीपल इंटीजर की वेवलेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा, इंटीजर क्या ले लिया अपन ने n, एंड वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा होगी, तो n लैम्डा के इक्वल रहेगा। तो सर्कमफेरेंस कितना है यहाँ पे 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, तो कहेंगे 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। अब लैम्डा जो है ना वेवलेंथ, इसे हमने अभी कैलकुलेट किया था किसमें, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, कितना होता है h/mv, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, और ये हो गया मास एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर। तो कितना जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यहां से हम पुट कर लेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन से, तो लैम्डा की वैल्यू वहां पुट करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास में h/mv, ठीक है, हो गया। तो यानी कि एक तरह से क्या हो गया 2 पाई r इज इक्वल टू nh/mv, mv को उधर ले आएंगे 2 पाई को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, ठीक है। ये हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट हो गया है, जो कि एक पोस्टुलेट था बोहर एटॉमिक मॉडल का, इसे हमने डी ब्रोगली इक्वेशन या हाइपोथेसिस की हेल्प से यहाँ पे कैलकुलेट किया है, डिराइव किया है, ठीक है। तो ये इसका एक यूज हुआ हमारे पास में डी ब्रोगली इक्वेशन का, कि इसकी हेल्प से हम बोहर एटॉमिक मॉडल का एक पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, उसे हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों लीजिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। हो गया, चलिए बहुत आसान सा टॉपिक है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन, सिंपल हाइपोथेसिस है, इसका मतलब कोई भी इसका एक्सपेरिमेंटल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ये समझिएगा इसने केवल आपसे एक ही बात कही है, वो क्या कि जिस तरह से लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट का वेव और पार्टिकल नेचर होता है, उसी तरह से हर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का नेचर भी ड्यूअल होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। चलिए रिलेशनशिप हमने इसका देख ही लिया, अब हम देखना चाह रहे हैं क्या इसका सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं बच्चों तो क्या कहेंगे कि डी ब्रोगली इक्वेशन जो है इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल मटेरियल्स, ठीक है। वैसे तो हम क्या कहेंगे कि डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो आपका हर एक मटेरियल पे एप्लीकेबल तो है, बट इट इज significant for microscopic particles, not for macroscopic। क्या कहा हमने कि डी ब्रोगली इक्वेशन वैसे तो हर एक मटेरियल पे आपका एप्लीकेबल होगा, बट जनरली हम जब देखते हैं तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी जब जिनकी
जिनका मास बहुत कम होता है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल जिनका मास बहुत कम होता है, जिन्हें हम न्यूड आइज नेकेड आइज से सीन नहीं कर सकते, जिन्हें हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है, उन पार्टिकल्स के लिए आपका ये मोर सिग्निफिकेंट होता है एज कंपेयर टू द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि ये सिग्निफिकेंट किसके लिए होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एज कंपेयर टू द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। चलिए बच्चों, जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे आपको दिया है इसे हम प्रूफ भी करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से प्रूफ करना है। हमारे पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिवन है। इलेक्ट्रॉन हमें पता है क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है। क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ठीक है, एज वेल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डॉट के फॉर्म में दिखाई देता है, जो कि हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। ठीक है, तो देखिएगा इसका हमें मास पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg हमारे पास गिवन है। ठीक है, ठीक है, और ये ट्रेवल कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁻6 की स्पीड से कर रहा है, मान लीजिए आपका ट्रेवल। ठीक है, ये इसकी ट्रैवलिंग स्पीड है। और यहीं पर हमारे पास में क्या दी हुई है, बॉल दी हुई है। बॉल कैसा पार्टिकल होगा आपका, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा। क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो जाएगा। अब इस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी बॉल के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है क्या, अगेन इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि बॉल जो है उसका मास कितना है आपके पास, 10 इंटू 10⁻³ kg। ये इसका क्या है, मास है। ठीक है, और इसके लिए हमें जो स्पीड दी गई है वो सेम स्पीड दे रखी है, 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड से ये भी मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब दोनों के लिए हमें देखना है, एक हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एक हमारे पास में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, जबकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन सा हमारे पास में, बॉल है। दोनों के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ, कि किसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए इजी रहेगा और किसका इजी नहीं रहेगा। चलिए चेक करते हैं फटाफट से, देखिएगा। सबसे पहले हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पे, फॉर इलेक्ट्रॉन देखिए किस तरह से, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mv। लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻34 डिवाइड बाय मास कितना गिवन है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁻6। चेक कीजिए, 31 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 31, 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा माइनस का 6। पावर कैंसिल कर लीजिए, 34 एंड 6 कितना हो गया, 40, 40 में 31 करेंगे तो 10⁻9 बचेगा। कितना बचेगा, 10⁻9 बाई 34 एंड 6 कितना हो गया, 40, 40 में से 31 क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा हमारे पास में, -9। ठीक है, और हमारे पास लैम्डा क्या बचा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 9.1 इंटू 3, ये लगभग 2 टाइम चला जाएगा, मान लीजिए एक बार के लिए 2.30 मान लीजिए, 2.30 के आसपास ये आपका चला गया। अब आगे देखिए क्या होगा, आगे 2.30 के आसपास ही चला गया है तो 9.1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लगभग हमारे पास में क्या आंसर आने वाला है आपका, ये हमारे पास में आ जाएगा आंसर 928, ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 4। चलिए इसको ले लेते हैं एक बार के लिए, सिंपल सा डिवाइड कर लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 9, 2, 18, 0.22, यानी लगभग हमारे पास में ये आंसर जो आएगा वो आएगा 0.2 इंटू 10⁻9 के आसपास। ठीक है, ये हमारे पास वेवलेंथ कैलकुलेट हो रही है। अब देखिए ये वेवलेंथ जो है ना उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत कम नहीं आ रही है वेवलेंथ, कितनी आ रही है, 10⁻9 पे ही आके रह रही है। बट सेम चीज अगर हम कैलकुलेट करें, देखो बच्चों किसके लिए, बॉल के लिए, तो 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻3 इंटू 3 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये लैम्डा की यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, m यानी कि मास कितना दिया हुआ है, हमें गिवन है 10 इंटू 10⁻3, और ये हमारे पास में क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो 10⁻3 को जब ऊपर लेके जाएंगे हमारे पास में तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का। कितना हो गया हमारे पास में, ये अराउंड हो गया हमारे पास में 10⁻6 को सब ये जो ऐड कर दीजिए, 40 में से 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 10⁻37। 3 से कट कर रहे हैं इसे 0.2
0 के आसपास मान लीजिए, 1 मान लीजिए आपका, ठीक है, 6 के आसपास। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 इंटू 10⁻³ -37 के आसपास। अब खुद ही देख लीजिए, अगर हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करी है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी आई है 0.2 इंटू 10⁻⁹। और जब हमने इसे कैलकुलेट किया मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तो हमारे पास कितना आया 10⁻37। अब दोनों वेवलेंथ को देख लीजिए, दोनों में से किसे कैलकुलेट कर पाना इजी है। इस वेवलेंथ को कैलकुलेट कर पाना, मेजर कर पाना इजी होगा, जबकि इसकी वेवलेंथ को मेजर कर पाना इजी नहीं होगा, बिकॉज ये हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है, लोअर है, बहुत लोअर वेवलेंथ है, जबकि हमारे पास इससे कंपेरिजन में काफी हायर वेवलेंथ है। तो दैट्स वाई हम कह रहे थे कि ये आपका सिग्निफिकेंट होता है फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव किया है कि क्यों डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट होगा बट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं होगा। फटाफट से लीजिए बच्चों उसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो आपका केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे सिग्निफिकेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल तो हर पार्टिकल पर होगा, बट सिग्निफिकेंट मोर किस पे होगा, माइक्रोस्कोपिक पे, मैक्रोस्कोपिक पर नहीं। ठीक है, बट एप्लीकेबल आपका हर पार्टिकल पर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, इजी से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट wavelength of a tennis ball having mass 6.0 into 10⁻² kg moving with 62 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके लिए हमें h दिया हुआ है, प्लांक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है कि हमें उस टेनिस बॉल की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जिसका मास हमें गिवन है और उसकी वेलोसिटी भी हमें गिवन है, 62 मीटर पर सेकेंड हमारे पास है। तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, h/mv। ठीक है, क्या करना है, प्लांक कांस्टेंट 6.62 10⁻34 पुट कीजिए, डिवाइड बाय मास कितना गिवन है 6.0 इंटू 10⁻² इंटू वेलोसिटी कितनी है 62 है। आसान है, -2 को ऊपर लेके जाएंगे -36 हो जाएगा, ये कट रहा आपका 6 से 6, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग बचेगा, डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा, तो आसान है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट wavelength of electron which moving 1% of the speed of light। ठीक है, इस तरह का हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किसी इलेक्ट्रॉन का हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली क्या कैलकुलेट करना है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू में ऑलरेडी पता है 6.62, ठीक है, इनटू 10⁻34। ठीक है, मास हमें ऑलरेडी पता होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31। बट अब हमें क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहा है ना वो क्या है, मूविंग 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड होती है उसका 1% मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास होगी बच्चों को 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका हमें क्या निकालना है 1%, तो 1% कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁶ हमारे पास स्पीड रह जाएगी। तो अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 इंटू 10⁶। ठीक है, 31 को ऊपर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा ये 40 यानी कि हमारे पास बचेगा 10⁻⁹ इंटू 6.62 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 3। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे पास में इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। आसान है। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद कुछ और निकल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6.62 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 3। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे पास में इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। आसान है। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद कुछ और निकल देखते हैं।
हो गया। चलिए देखिए कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं रिलेटेड टू डी ब्रोगली इक्वेशंस। जो भी मैंने आपको सोल्व किया है उसके बाद जो लास्ट फाइनल आंसर है वो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा कैलकुलेट करने के बाद। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ 4.8 पिकोमीटर। ठीक है, हमें एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसकी वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है, 4.8 पिकोमीटर गिवन है। ये कैसे निकालेंगे? वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मास तो इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी पता है लेकिन इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी कहां से निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू वी नो दैट mv होता है। ठीक है, तो लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ कितनी गिवन है, अब यहां से वेवलेंथ हमें गिवन है, प्लांक कांस्टेंट हमें पता है, मास भी हमें पता है, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन m लैम्डा। निकालते हैं 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻34 इंटू पिकोमीटर 4.8 इंटू 10⁻12। ठीक है, सॉरी ये 31 है आपका। ठीक है, अब देखिए 31 से काट दीजिए, यहां से कितना बचेगा आपके पास में 3। ठीक है, इसे यहां से काट दीजिए, कितना बचेगा 10⁻9। 10⁻9 हमारे पास रहेगा 6.62 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 4.8 हमारे पास यहाँ पे रह गया। अब इसे कैलकुलेट करते हैं फटाफट से, कितना हमारे पास में आ रहा है ये 6.62। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 को 4 से करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में 9.1 इंटू 4.8 43.38 इंटू 10⁻9। इसको यहां से बढ़ा लेते हैं तो इसको 66.2 कर देते हैं, पावर में लेते हैं 8। ठीक है, अब इसको डिवाइड लगाते हैं, 43 का 66 में लगाएंगे तो ये आएगा 1.77 और 50 60 16 और 7 23 30 ये आएगा 1.4 इंटू 10⁻8 के सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए क्या आ गया आपका पास, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी निकल गई तो काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान काम है। 1/2 इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.4 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, जिसके बाद हम देखते हैं एक और न्यूमेरिकल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट which have wavelength 5894 angstrom moving with 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बार हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस बार हमें उस फोटोन का मास कैलकुलेट करना है जिसके लिए हमें वेवलेंथ गिवन है और हमें वेलोसिटी गिवन है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। निकालना क्या है, मास, तो मास इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा v। ये हो जाएगा हमारे पास h कितना है 6.62 10⁻34 डिवाइड बाय लैम्डा कितना हमारे पास में, इसे एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, मीटर में चेंज कर लेते हैं 5894 इंटू 10⁻10 हो गया।
आई नो कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, वी नो दैट। तो इसे यहाँ पे पुट कर लिया इनटू वेलोसिटी कितनी है हमारे पास में 3 × 10⁸। सॉल्व करते हैं फटाफट से। 10⁻⁻10 को यहाँ से किया कट, तो हमारे पास में क्या हो गया, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास 24 में वापस 8 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 24 6 32, यानी 10⁻32 तो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया है। नीचे कितना बचा 6.62 डिवाइड बाय 3 × 5894, ये हमारे पास रहा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे पास में मास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना आता है करीब करीब देख लीजिएगा, इसको तो कट करेंगे 2.21 के आसपास तो ये होगा। फिर इसको इसमें डिवाइड कर लीजिएगा, अगर ये आप ले जाते हैं कितने पे 22100 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 36। तो 22100 में इसका डिवाइड लगाएंगे 589084 का, तो कितना आएगा, ये आपके पास 3 टाइम जाएगा, 3.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 3.7 × 10⁻36 ये जाएगा इसका मास। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने न्यूमेरिकल्स देखे कुछ जो आपके रिलेटेड थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास में। डी ब्रोगली ने कहा कि जिस तरह से लाइट का नेचर आपका डिवेल होता है वेव एज वेल बाय पार्टिकल, वैसे ही हर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का नेचर भी डिवेल होता है। पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, एज वेल उस मैटर का नेचर कैसा होगा, वेव, जब वो आपका ट्रेवल करता है। ठीक है, उसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया रिलेशनशिप के साथ में, जो निकाला कि उससे एसोसिएट उसकी वेवलेंथ जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास और वेलोसिटी के, या कैन से मोमेंटम की। ठीक है, इसे हमने डिराइव किया, फिर हमने उसकी हेल्प से एक बोहर एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट कैलकुलेट किया, फिर उसका हमने सिग्निफिकेंस देखा और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अब इजीली क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक से कुछ न्यूमेरिकल्स को और सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।